खड़ा बना एमसीडी सदन। हंगामे के दौरान आप बीजेपी के पार्षदों के बीच मारपीट, एक की तबीयत बिगड़ी। मेघालय में पीएम का विपक्ष पर निशाना, बोले वे कह रहे तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा मोदी तेरा कमल खिलेगा। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन, राहुल और सोनिया गांधी हुए शामिल। अधिवेशन में नहीं होगा सीडब्ल्यूसी का चुनाव। मोहाली में पंजाब इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन, उद्यमियों ने भरपूर निवेश का किया वायदा। सीएम ने सभी सुविधाएं मुहैया कराने का दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस, पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ खाता हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। प्रयागराज में अपराधियों का तांडव, बम गोलियों से राजूपाल हत्याकांड की गवाह और गनर की घर में घुसकर की हत्या, अतीक अहमद पर आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान फिर से हंगामा हो गया। इस दौरान बीजेपी और आप पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद हाथापाई भी हुई। मारपीट में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की तबीयत बिगड़ गई। उस दौरान उसके कपड़े भी फट गए। फिलहाल सदन में ही दूसरे पार्षदों ने उनकी मदद की और पेपर के जरिए हवा दी। इस बीच बीजेपी ने कहा कि मामले को लेकर पार्टी कोर्ट जाएगी। दरअसल दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के रिजल्ट को लेकर मेयर और निगम सचिव आमने सामने हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के चुने हुए सदस्यों की पहली लिस्ट मेयर शैली ओबराय ने साइन करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मेयर की रिकाउंटिंग करने के फैसले पर निगम सचिव ने साइन करने से इनकार किया। मेयर और नगर सचिव के बीच तल्ख बातचीत की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। इसी के बाद जमकर हंगामा हुआ। साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पहले धक्का मुक्की हुई और उसके बाद मारपीट हो गई। दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक दुल्हन सज धज कर इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बारात लेकर ही नहीं पहुंचा। दूल्हे को इस बात की नाराजगी थी कि उसे दहेज कम मिला। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। बारातियों के स्वागत के लिए टेंट लगा, लजीज खाने का स्टॉल और मिठाइयां धरी की धरी रह गईं। उस पर यह कि जब परिजन दूल्हा पक्ष के घर बात करने पहुंचे तो उन्हें वहां पर बंधक बना लिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके के बलवीर विहार में गुरुवार देर रात बारातियों के स्वागत के लिए टेंट लगा था। खाना और मिठाइयां भी बनवाई गई थी, लेकिन बारात ही नहीं आई। लड़की के परिजनों ने जब दूल्हा पक्ष से बात करने का प्रयास किया तो लड़के ने शादी के दिन शादी करने से मना कर दिया। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की के परिजन मामले को दहेज से जोड़कर देख रहे हैं। मैं मेरा सगे भांजे का रिश्ता मैंने इनकी बेटी से कराया था करीब 2 महीने या 2.5 महीने पहले। तो कल 23 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन पता लगी कि वो बारात नहीं ला रहे हैं। तो हमने संपर्क पूरे दिन बनाए रखा और हमसे ये कहते रहे कि हम बारात लाएंगे, हमारे पास संपर्क करो, हम आ रहे हैं। लेकिन वो शाम को जो हमें पता लगे कि वो बारात नहीं आ रहे, हम उनसे मिलने भी गए, लेकिन वो बारात के लिए वहां से जैसे 4 आदमी हम गए वहां, तो उन्होंने हम 25, 30, 40 लड़कों ने हमको घेर लिया और वहां से हमें आने में दिक्कत पैदा कर रहे थे। मेरी शादी थी और बारात आने वाली थी और लोगों ने टाइम पे मना कर दी। हमारे घर में सारी तैयारी हो गई, खाना बन गया, टेंट वेंट सब तैयारी हो गई, रिश्तेदार वगैरह सब आ गए,
पर उन लोगों को हम इंतजार देख रहे थे, बारात आएगी बारात आएगी बारात आएगी। उन एंड टाइम पे मना करते, हमें कॉलेज में तैयार होकर आए, सारी तैयारी हो गई थी हमारी। सर ये इन लोगों ने मेरे को पहले से कोई डिमांड नहीं रखी थी, कोई डिमांड नहीं। हम कहते हैं गरीब आदमी, हम 1 रुपए की शादी करेंगे जी। तो मैंने कहा मौसी मेरे से जो बस बनेगा, लड़की की सास से कहा, मेरी बहन की सास से, कि जो मेरा बनेगा मैं आपको दूंगा, जो अपनी बहन को देते हैं हम, मैं करूंगा उसके लिए। ठीक है जी, बोले ठीक है कर देना। अब इन्होंने एंड टाइम पे 21 तारीख को सगाई थी, सगाई को 21 तारीख दी, तो हमने इनको सारा सामान दिया। अब इनकी डिमांड होने लगी कि हमने जो चाहा था वो नहीं मिला, हमें वो हमें नहीं मिला। ये इनके बड़े बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी थी 10 जुलाई को, और हाँ 2018 में। तो हम 8 तारीख को वहाँ लोगों से लेके जा रहे थे। उससे पहले इन्होंने जो है मेरे को वहाँ बुलाने के लिए कहा और कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए। इतनी मेरी औकात ही नहीं थी मैं देने लायक। बाकी मैंने सारा सामान टोटली घर पर ला करके रख रखा था। लोगों से ले जाने वाले थे और इनकी दहेज की मांग हो गई। ये है लालची लोग बहुत ज्यादा। हाँ कार्ड वार्ड समेत रिश्तेदारी में बट गए थे। ये कार्ड है मेरा। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके के नाले से एक शव बरामद किया गया है। दरअसल रात के समय पुलिस को जानकारी मिली थी कि नाले में शव उतरा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सुल्तानपुरी जेलवी चौक के पास जियो पॉइंट में काम करता था। रोज की तरह ही वो अपने काम के लिए निकला था, लेकिन जब रात को वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे फ़ोन पर बात की। इस दौरान उसने जल्द ही घर आने की बात भी कही, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के बाद वो नहीं मिला। कई दिन बाद आखिरकार पुलिस ने सुल्तानपुर इलाके के नाले से शव बरामद किया। सिरसा जिले के किसानों की मांगों व समस्याओं के लिए बीती 16 जनवरी से भारतीय किसान एकता BKE के बैनर तले सिरसा के अलग अलग गांवों के किसान उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी मुख्य मांग खरीफ 2020 में सफेद मक्खी से बर्बाद हुई कपास की फसल का बकाया मुआवजा 258 करोड़ रुपये है, जिसमें से हरियाणा सरकार ने कुल 64 करोड़ 91 लाख रुपये ही जारी किया है। BKE अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि इस बाबत पिछले 39 दिनों में किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से मीटिंग भी की, लेकिन अभी तक किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अन्नदाताओं की ना सुनने वाली बेरहम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अन्नदाताओं की ना सुनने वाली बेरहम सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। खबर रांची से है। झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए। बैठक आगामी विधानसभा में बजट सत्र को लेकर बुलाई गई थी, जिसका विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। देखिए, अभी झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है, बजट सत्र प्रारंभ होना है। इसको लेकर अध्यक्ष जी ने हमें यहां बुलाया। सरकार पूरी तरीके से तैयार है।
खबर बिहार के औरंगाबाद से है। बिजली कंपनियों के तानाशाही रवैये के विरुद्ध बिजली दरों में अप्रत्याशित वृद्धि और बिहार सरकार द्वारा बिजली के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी का महाधरना औरंगाबाद में भी जिला मुख्यालय के दानी बिगहा बस स्टैंड के प्रांगण में लोजपा कार्यकर्ताओं का महाधरना जारी है, जहां महाधरने के क्रम में लोजपा नेताओं ने बिजली जैसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरते हुए जमकर हमला बोला और अपनी भड़ास निकाली। सरकार के प्रति और जनता के प्रति डिस्टर्ब यूनिट बिजली फ्री देने का काम करे सरकार। ये धरना औरंगाबाद जिले के सभी प्रखंडों से आए हुए कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जरा सुनिए क्या कहा लोजपा कार्यकर्ताओं ने। मुख्य उद्देश्य हमारी जो राज्य सरकार है नींद से सोई हुई है, अपने जनता के प्रति उसका कोई काम नहीं है। जनता कैसे आगे जाए, जनता को कैसे लाभ मिल सके, हमारा बिहार प्रदेश कैसे आगे बढ़ सके, इसी उद्देश्य से हम लोग महाधरना का आयोजन किए हुए हैं। सबसे मुख्य बात इसमें है कि हम लोगों ने पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में पहली बार आए हैं बिजली के मुद्दे को लेकर। पूरा बिहार प्रदेश की जनता बिजली के मार से त्रस्त है। उनका बिजली का जो बिल है, जिनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, उनसे भी बिजली का बिल 4 गुना 5 गुना लिया जा रहा है। 2 महीने 1 महीने अगर बिजली का बिल नहीं जा रहा है तो 3 महीने में उस बिजली के बिल को 4 गुना कर दिया जा रहा है, जिससे हमारी बिहार प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। ऐसी अवस्था में जब बिहार की प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं, आप बिजली की दर को और महंगा करके यहाँ के लोगों से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार छीन रहे हैं, क्योंकि फिर इंडस्ट्री यहाँ आएगा नहीं, जो है वो भी यहाँ से चला जाएगा। आप एक तरफ कम रेट पर दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि बगल के प्रदेशों में आप देखें कि गरीबों को कहीं 150 यूनिट, कहीं 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध दिया जा रहा है। पंजाब में भी आपने देखा होगा, दिल्ली सरकार दे रही है, और हमारे प्रदेश में उन्हें बिजली और महंगे दर पे दिया जा रहा है। अगर किसी गांव में 10-20 लोगों के द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है कि आम जन देने में उसको असमर्थ हो रहा है, ऐसी अवस्था में पूरे गाँव की बिजली काट देना। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्र संघ के छात्रों और छात्रावास के छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। उच्च शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मांगों में, जिसमें मूलभूत 2 मांगे रखी गई हैं। प्रथम ये कि विद्यालय परिसर में हुई बमबाजी में वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न किया जाए। साथ ही साथ जो बाकी जो दिन प्रतिदिन प्रशासन के द्वारा खरीदी कई जो चीज़ें हैं, पुताई कंस्ट्रक्शन की दर जो है वो अधिक भुगतान दिया जा रहा है, उस पर रोक लगे। खबर कानपुर से है। डीआई मनिंद्र राणा ने कानपुर क्षेत्र के लंढोरा में छापामार अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर कई तरह की खामियां पाई गईं। डीआई ने स्टोर को सील कर दवाई क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर मनिंद्र राणा ने लंढोरा में औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान रुड़की लक्सर मार्ग पर बाजार वाली पुलिया के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर कई तरह की खामियां पाई गईं। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां पाए जाने के साथ सरकारी अस्पताल में सप्लाई की जाने वाली दवाइयां भी मिली हैं। मेडिकल स्टोर संचालक कई दवाइयों का बिल भी नहीं दिखा पाया। काफी मात्रा में एक्सपायरी इंजेक्शंस और दवाइयां बरामद हुई हैं। डीआई मनिंद्र राणा का कहना है कि फिलहाल क्रय विक्रय पर रोक लगाने के साथ ही मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। डीआई का कहना है कि उक्त मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाएगी। मेडिकल स्टोर्स का जो है कुछ शिकायतें भी लोगों से प्राप्त हुई थी, और तो हम औचक निरीक्षण पे आए हैं। तो अभी हम एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, प्रवेश मेडिकल स्टोर, इसमें निरीक्षण कर रहे थे, तो इसमें काफ़ी खामियां पाई गई हैं। इस पर भी कार्रवाई चालू है। इसके बाद इसका लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की जाएगी। कुछ सरकारी दवाई, एक बॉक्स सरकारी दवाई का भी यहाँ पे बिक्री करते हुए पाया गया है, जो रैक्स में स्टोर भंडारित था, और कुछ फिजिशियन सैंपल भी बेच रहे हैं ये लोग। तो अभी हम इनके लाइसेंस को निरस्त करेंगे।
खबर सिवनी से है। सिवनी में घूसखोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच लोकायुक्त पुलिस जबलपुर की टीम ने एक बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए बरघाट नगर परिषद की सीएमओ को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जय टेमरे नाम के शख्स से उनके 5 मकानों की अनुज्ञा जारी करने के एवज में प्रति मकान 2,000 रुपये के हिसाब से महिला सीएमओ ने कुल 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने लोकायुक्त पुलिस जबलपुर से की और लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी सीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मेरे पापा का यहाँ पे कंसल्टेंसी का काम है, प्राइवेट इंजीनियर रजिस्टर्ड है। हम लोग यहाँ भवन अनुज्ञा का काम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब से मैडम आई हैं उस समय से इन्हें हम लोग को इतना ज़्यादा लिंगोराउंड किया है हर एक केस में, और हर एक फाइल के बिहाफ में इनके द्वारा शुरू से पैसा मांगा गया है। 2,000 रुपये पर फाइल का भी इन्होंने मुझसे मांगा था, तो 5 फाइल का मैं भी इनको आज पेमेंट दिया हूँ 10,000 रुपये। तो लोकायुक्त के मैंने शिकायत किया था और उसी बिहाफ में अभी लोकायुक्त टीम ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हमारे फरियादी हैं जय टेमरे, ये वार्ड नंबर 9 बरघाट के निवासी हैं। इनके पिताजी का श्री रामेश्वर प्रसाद टेमरे, ये नगर पालिका में प्राइवेट कंसल्टेंट है। इनका यहाँ काम चलता है। यहाँ पदस्थ हैं सीएमओ श्री कामिनी लिल्हारे। इनके द्वारा भवन अनुज्ञा 6 भवन अनुज्ञा पेंडिंग थी, 5 भवन अनुज्ञा पेंडिंग थी। इस प्रत्येक अनुज्ञा के लिए एनओसी देने के लिए 2,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इस तरीके से आज हमने 5 अनुज्ञा के 10,000 रुपये रिश्वत लेते। डिंडोरी में दोहरे हत्याकांड की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब हत्याकांड से जुड़ा संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ और दूसरे दिन उसका शव गांव में मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक विष्णु सयाम घानामार्ग को कोतवाली पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मामले में संदिग्ध मानकर पूछताछ करने के लिए पकड़ा था। वहीं संदिग्ध युवक अपना बयान बदल रहा था। इस बीच 23 फरवरी को शाम को विष्णु ने कोतवाली पुलिस को बताया कि जहां हत्याकांड हुआ था वहां उसने चीख पुकार सुनी थी। घटनाक्रम को जानने कोतवाली पुलिस विष्णु को लेकर उसके गांव पहुंची थी, जहां से वो फरार हो गया। थाना में रही थी मैं, 9 बजे से थाना में मोहल्ला नानी ने 4 मुलजिम थाना में नान रहे 9 बजे से। 9 बजे के बाद 9 बजे रात तक मोहल्ला बयान ले, 9 बजे रात तक बयान ले से कोठा में अलगे 4 लोग धंधरे रहन, 4 लोग धंधरे रहन तो मैं नहीं जानिया। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। देश भर से कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि CWC का चुनाव नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसहमति से दिया गया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अधिवेशन में पहुंचे हैं, जहां छत्तीसगढ़ सीएम ने उनका स्वागत किया। अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन पर विचार होगा। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि 2024 तक कैसे एनडीए को पराजित कर पाएंगे, उस पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी। वहीं प्रियंका गांधी शनिवार को अधिवेशन में पहुंच सकती हैं। हालांकि दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि प्रियंका गांधी महाअधिवेशन में शामिल नहीं होंगी। बलरामपुर के त्रिकुंडा थाना अंतर्गत ग्राम नवाडीही में 5 माह पूर्व दर्ज 307 के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सैकड़ों की संख्या में गांव वाले थाना घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस व गांव वालों के बीच जमकर हंगामा हुआ। वहीं पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग किया है। विवाद थी। सितंबर महीने में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी। एक पक्ष पे एट्रोसिटी लगा, दूसरे पक्ष पे 307। एट्रोसिटी वाले आज 40 दिन से अंदर हैं और 307 वाले पुलिस आज 2 महीने से गिरफ्तार नहीं कर रही, उनको वो बाहर घूम रहे हैं। आज ज्ञापन दिए हैं, 5 दिन के अंदर अगर इनकी गिरफ्तारी बाकी आरोपियों का नहीं होता है
तो एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और चक्का जाम करेंगे। ये मामला है सितंबर माह के 2 एक काउंटर अपराध हुआ था जमीन विवाद को लेकर के, जिसमें एक पक्ष के एट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार होकर चले गए हैं यादव पक्ष वाले, और दूसरा जो पक्ष है वो अभी 307 उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम है जो अभी फरार चल रहे हैं। और अभी फरार के चलते अभी उन्होंने बैटरी से बैटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में लगाया है। इस दौरान हमें सूचना मिली और सूचना मिलते ही हमने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। 6 की गिरफ्तारी शेष है और गिरफ्तारी करने के प्रयास की जा रही है। इस संबंध में मैं सारे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़बो तभी तो आगे बढ़बो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ जैसे कई स्लोगन देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसके उलट तस्वीर कोरिया जिले की ग्राम पंचायत अंगा की प्राथमिक शाला पटेलपारा स्कूल में देखने को मिल रही है, जहां कई वर्षों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। प्राथमिक शाला अंगा में पहले से 5वीं तक के 39 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों द्वारा बताया गया कि स्कूल में पानी की बहुत समस्या है, लेकिन सरपंच व सचिव के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं स्कूल सहायिका सोनमती ने बताया कि उनके द्वारा रोज 200 मीटर दूर ग्रामीण के घर से पानी लाकर बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन जो है तैयार किया जाता है, यानी दोपहर का भोजन। सरपंच सचिव के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत स्कूल में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1.38 लाख रुपए खर्च किए गए। इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी स्कूल के बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था न कर पाना एक जांच का विषय है। खबर कायमगंज से है, जहां नगर सीमा से सटे स्वर्ण सरोवर कुंडा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध श्री शिव मंदिर में चल रहे विग्रह स्थापना समारोह के दौरान श्री राम दरबार, मां दुर्गा, श्री राधा कृष्ण, शनिदेव भगवान एवं नदी के विग्रहों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। देखिए, ये एक पौराणिक मंदिर है और उसके ऊपर बहुत दिन से चर्चा चल रही थी कि इसको कराना है। सूरजपाल यादव जी ने भाई साहब से कहा कि भाई साहब इसको करा लीजिए, तो भाई साहब किसी की बात को मना नहीं करते और पौराणिक मंदिर सोचकर ये विचार हुआ कि इसे बनवाना चाहिए। तो सूरजपाल यादव जी इसमें प्रयास करते रहे और भाई साहब ने पूरा पैसा इसमें लगाकर करा। थोड़ा बहुत सहयोग इसमें शहर के लोगों का भी है। अब जैसे भाई साहब सत्यकाल अग्रवाल जी द्वारा कितने मंदिर अभी तक बनवाए जा चुके हैं? अभी तक मंदिर की कोई संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि जितने भी जिले में गांव हैं, जहाँ की भी मंदिर की बात आती है तो मना नहीं करते हैं। हर एक मंदिर में सोचते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग है, लेकिन खास तौर पे कम से कम 15-20 मंदिर को विशेष रूप से बनाया गया है। खबर बदायूं से है। बदायूं में आलू की खुदाई कर वापस लौट रहे 100 मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 50 मजदूर घायल हो गए। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के रानेट गांव के पास की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रही थी बस और सड़क हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का ये मामला है। 3 लोगों के मरने की खबर है, दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। मोहनिया टनल के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रही थी बस और हादसे का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 6 लोगों के मरने की खबर बताई जा रही है।
वहीं दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं। मोहनिया टनल के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सतना में अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रही थी बस और ये दुखद हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। 6 लोगों के मरने की खबर है, दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता भूपेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्या वजह है इस हादसे की? जी, अमित शाह केंद्रीय मंत्री जी का आज कार्यक्रम था सतना में, जहां वो आए थे, जिसपे सीढ़ी से बहुत सारी बसों पे जनता को ले जाया गया था। वो जब वापस आ रही थी, मोहनिया टनल के पास एक ट्रक से तेजी से स्पीड पे भिड़ गई है, जिससे उस बस के 2 टुकड़ों में विभाजित हुई है। 6 लोग उनके मरने की पुष्टि हुई है। अभी 50 से ऊपर ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों की संख्या भी अधिक हो सकती है। हादसे के क्या माने कि तेज रफ्तार हादसे की वजह है या फिर बस ओवरलोड थी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब नेताओं के कार्यक्रम होते हैं तो संख्या बल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जितने ज्यादा लोग बस में आ जाएं उतना अच्छा। तो ओवरलोडिंग वजह है या फिर तेज रफ्तार, क्या वजह रही? वजह जो सामने आ रही निकल के, तो यही है कि जैसे रैलियों पे जनता ढोई जाती है, तो सीधी से सतना जो ले आई गई थी, सतना सीधी का क्षेत्रफल ही जो है काफी हद तक बड़ा है। तो इसके बाद सीधी से सतना जो है तो करीब 200 किलोमीटर पड़ता है। अब उनको पहुंचाने के लिए गाड़ियों का जो स्पीड रही थी वो भागम भाग थी, जो तेज स्पीड के कारण लोगों को, यात्रियों के घर पहुंचाना जल्दी, उसकी वजह ये मानी जा सकती तेज स्पीड। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो तेज रफ्तार जो है वो हादसे की वजह बताया जा रहा है। एक बड़ा हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था सतना में। सतना से बस लोगों को लेकर लौट रही थी और यह हादसा हो गया। 6 लोगों की मरने की खबर है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, क्या अपडेट है इस वक्त? जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ रेस्क्यू किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? हाँ हरीश, क्या अपडेट है इस वक्त घटना को लेकर? तो कोशिश करेंगे हरीश से दोबारा जुड़ने की। आपको मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनके कार्यक्रम से बस लौट रही थी और
हादसे का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश की सीधी जिले में 6 लोगों की मरने की खबर आ रही है। वहीं कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं इस घटना से। मोहनिया टनल के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, क्या अपडेट है इस वक्त? जो घायल हैं उनको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या मदद की जा रही है? सर, प्रशासन की सारी अमला पहुंच चुका है। कलेक्टर, एसपी और पुलिस बल भी पहुंच चुका, पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुका है, जिसमें क्रेन भी आ गई है, बस को उठाने का काम कर रही है। और वहाँ जितने भी घायल हैं उनको ज्यादातर, या तो जो कम घायल है उनको पास तो स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा रहा है, चुरहट स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको रीवा और संजय गांधी हॉस्पिटल के लिए रिफर किया जा रहा है। हरीश, जो जानकारी मिल रही है तेज रफ्तार हादसे की वजह या फिर इसके अलावा और कोई जानकारी आपके पास? ये जो सतना से बसें आ रही थी, एक तो इसमें ज्यादा लोग सवार थे, दूसरी बात ये है कि इनको टनल के बाहर रोका गया था। ये पीछे से जो लोड वाहन होते हैं, ट्रक, वो आके टकराया है और एक बस नहीं है, 3 बसें इसमें टकराई हैं। तो कह सकते हैं ओवरलोड जो है वो भी एक वजह है हादसे की। शुक्रिया हरीश जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे, सीधी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से ये बसें लौट रही थी और एक बस हादसे का शिकार हो गई है। 6 लोगों के मरने की खबर है, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य जारी है। और ये तस्वीरें हैं, रात का वक्त है, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। हालांकि प्रशासन की टीम पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है जो ज्यादा घायल हैं। और आधा जाके वहां पे गिरा हुआ है, आधा जाके वहां पे गिरा हुआ है। आधी बस ये जो है सतना से और आधी बस ये बस 3 टुकड़े में बट गई है। आ रही थी मध्य प्रदेश की सीधी जिले का मामला है। टनल के पास ये हादसा हुआ है। छह लोगों की मरने की खबर आ रही है, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस है पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, सड़क पर पलटी पड़ी है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर क्रेन भी पहुंच गई, आप देख सकते हैं। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। 3 बस और एक ट्रक की आपस में भिड़त। लगाई थी 3 थे, एक ट्रक पूरा बस का
और फाइनल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।